हाँ, इसमें क्या क्या मिस्टेक की? हाँ बोलो। मंगळारमच्या 26 नहीं, पूरी प्रक्रिया में आपको पता है आपने क्या मिस्टेक की? बोलो। बच्चों से ये नहीं बोला कि मतलब सही से बैठो। अच्छा ठीक है, बैठो आप। क्या मिस्टेक की इन्होंने, आप बताइए। पूर्व पाठ मूल्यांकन जो था वो अच्छी तरीके से नहीं किया और उद्देश्य कथन भी उन्होंने बच्चों को रोचक लगना चाहिए वैसा नहीं किया। बैठो। अच्छी तरह से नहीं किया इसकी कोई परिभाषा नहीं है। क्या मिस्टेक की वो बताओ, टू दी पॉइंट। हाँ बताइए, आप बताइए। माइक सबसे पहले यदि बोर्ड था तो हमें सबसे पहले बोर्ड कार्ड करना चाहिए था कि उस पर लिखना चाहिए तो था। बोर्ड कार्ड नहीं किया था इन्होंने? लिखा। अच्छा नेक्स्ट। और अच्छा बैठिए। हाँ बताओ, पीछे वो। उनका स्वर मंद था। अच्छा हाँ बताओ। बोर्ड कार्य के समय उन्होंने तारीख नहीं लिखी। तारीख नहीं लिखी ये बात नहीं है, तारीख लिखी ये गलती थी। अच्छा उनको दो। उद्देश्य कथन स्वयं करना चाहिए था, स्वयं ना करके बच्चों को करने को दिया। पूर्व पाठ मूल्यांकन में उन्होंने कल क्या पढ़ाया था उसका बताना था, उनको पूछना था कि जो पढ़ाया उसके बारे में पूछना था। उन्होंने नमोकार मंत्र लिया तो उन्होंने नमोकार मंत्र के बारे में पूछा। उनने ये नहीं कहा कि आप अच्छे से समझना ताकि मैं आपसे बाद में पूछूंगा, अलर्ट रहे बच्चे से। एक तो बोर्ड कार्य में मैंने कल बताया था हमें सिर्फ प्रकरण लिखना है, तो उन्होंने डेट भी और पाठ का नाम, ये 2-3 चीजें उन्होंने बताई। जो कि दूसरा पूर्व पाठ मूल्यांकन और उद्देश्य कथन उन्होंने बिल्कुल किया ही नहीं। आदर्श वाचन के लिए उन्मुख हुए तो आदर्श वाचन के पहले जो निर्देश देने चाहिए वो निर्देश नहीं दिए। तो अब ये मंद स्वर था, तीव्र स्वर था, ये चीजें हैं तो सही, पर आप ही जो मूल मुद्दे के पॉइंट पकड़े ना, मैथमेटिकल पॉइंट, जिसमें या तो 0 नंबर मिले या पूरे 100 में से 100 नंबर मिले, उसके बाद ये चीजें भी ठीक हैं, पर अन्यथा पहले मूल पॉइंट्स के ऊपर ध्यान रखिए। अब एक बार आपको संदीप जी आदर्श तरीके से ये इतना प्रोसीजर करके दिखा रहे हैं। जय जिनेन बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे? मजा आ रहा पढ़ने में आपको? ओके। प्रकरण हाँ बच्चों, जो कल हमने पढ़ा था एक बहुत ही सुंदर पाठ पढ़ा था जिसमें आप सबको बहुत मजा आया था। उस पाठ से मैं कुछ प्रश्न पूछता हूं आपको। तैयार हैं आप? तैयार हैं? ओके। लोक में कितने मंगल होते हैं? लोक में कितने मंगल होते हैं? आप बोलिए, बैठ जाइए। अगला प्रश्न है मेरा, एक दुकानदार है, वो अपनी दुकान का मंगल करता है। प्रश्न है मेरा, एक दुकानदार है, वह अपनी दुकान का मंगल करता है,
तो दुकान का मंगल और ये मंगल सेम सेम है क्या? प्रश्न सुनना सभी। एक दुकानदार है, वो अपनी दुकान का मंगल करता है, तो ये वाला मंगल जो हम पढ़ रहे हैं और वो मंगल सेम है क्या? कौन बताएगा? हाँ बोलिए आप। पृथक कैसे है, स्पष्ट करिए आप इसको। वहां मंगल से क्या तात्पर्य और यहां मंगल से क्या तात्पर्य है, ऐसा आपको बताना चाहिए। नहीं, वहाँ के मंगल और यहाँ के मंगल में अंतर है, क्योंकि यहाँ वाला जो मंगल है वो मोह राग द्वेष रूपी पापों को गलाता है और सच्चा सुख उत्पन्न करता है, और वो मंगल बिल्कुल इससे हटके है। किस प्रकार हटकर है? वो लौकिक रूढ़ी रीति से करते हैं। बहुत अच्छा, बहुत शानदार। इस प्रकार से हमें स्पष्ट होना चाहिए। अगला प्रश्न आपके लिए, जो लोक में सबसे महान हो उसे उत्तम कहते हैं। जो लोक में सबसे महान हो उसे उत्तम कहते हैं। गांधी जी महान है तो गांधी जी उत्तम है क्या? लोक में जो सबसे महान हो उन्हें उत्तम कहते हैं। गांधी जी महान है तो गांधी जी उत्तम है या नहीं, सकारण स्पष्ट करें। हाँ, नहीं, क्योंकि वो लौकिक दृष्टि से है और ये अपनी धार्मिक दृष्टि से है, तो जो लोक में सबसे उत्तम है उसको वो उत्तम नहीं है, वो अलौकिक दृष्टि से और ये लौकिक दृष्टि से। बहुत अच्छा स्पष्टीकरण ये किया आपने। तो बच्चों आज अब आगे बढ़ेंगे अपन। अच्छा बच्चों, जो हमारा मंदिर है ना, उस मंदिर में एक तो बाहुल भगवान की प्रतिमा है और एक महावीर भगवान की प्रतिमा है। देखिए आप, देखिए तो महावीर के तो चिन्ह बना हुआ है और बाहुबली भगवान का चिन्ह बना हुआ नहीं है। बना हुआ है क्या? नहीं है। तो ऐसा क्यों है? अच्छा, तो आज हम तीर्थंकर और भगवान पाठ पढ़ने जा रहे हैं और इस पाठ में आपको बताएंगे कि तीर्थंकर क्या होता है और भगवान क्या होता है, उनके अंतर को यहाँ पर स्पष्ट किया जाएगा। आप सभी पेज नंबर 8 निकाल लीजिए। आप सभी पेज नंबर 8 निकाल लीजिए। मैं यहां से उच्चावाचन कर रहा हूं, आप सभी ध्यान से सुने। आपसे उसी प्रकार पढ़वाया जा सकता है और आप मुख्य बिंदु भी नोट करें। जो पाठ में मुख्य बिंदु आए हैं वह आपके द्वारा नोट किए जाएंगे। सभी ध्यान से सुने। गुरुजी, बाहुबली क्या भगवान नहीं है? क्यों नहीं? 2400 भगवान में तो उनका नाम आता ही नहीं है। ठीक है, अब देखिए आपने ध्यान दिया ना, हालांकि ये चीज आपकी नजर में थोड़ा, जब आज आप समझ लेंगे कि ये भाव वासन परक क्या होता है, जीवनोपयोगी क्या होता है, तब आपकी प्रैक्टिस में वो चीज आएगी। इन्होंने जो पहले दिन का कार्य पहले पूर्व पाठ मूल्यांकन किया तो उसमें प्रश्न पूछे, वो प्रश्न सामान्यतया लोग सीधी सीधी परिभाषाओं के प्रश्न तो पूछ लेते हैं, परंतु उनमें भाव भाषण परक और जीवनोपयोगी ये प्रश्न पूछना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि परिभाषा तो कोई व्यक्ति रट करके भी आ सकता है और रट करके आ गया तो उसने परिभाषा सुना दी, परंतु उसका आशय उसके समझ में आया है कि नहीं आया है, ये चीज हमें समझ में नहीं आएगी। और हमारा उद्देश्य परिभाषा रटा देना नहीं है, हमारा उद्देश्य है उसको उसका भाव समझ में आना चाहिए। इसकी अपन चर्चा भी विस्तार से करेंगे। कल अपनी चर्चा चल रही थी आदर्श वाचन की। आदर्श वाचन में शिक्षक को ये ध्यान, कुछ सावधानियां ऐसी हैं जो शिक्षक को ध्यान में रखनी चाहिए। अगर शिक्षक वो सावधानियां नहीं रखता है, उनमें मिस्टेक करता है,
तो छात्रों के सामने हंसी का उपहास का पात्र बनता है, और अगर वो उपहास का पात्र बनेगा तो वो अपना सम्मान खो देगा, फिर क्लास में उसका प्रभाव नहीं रहेगा, अनुशासन भी नहीं रहेगा। जैसे कि एक तो निर्देश दिया है कि जैसा मैं पढ़ रहा हूं ऐसा आपको पढ़ना होगा। अब अध्यापक खुद पढ़े और उच्चारण में कोई गलती करे तो क्या होगा? बच्चे तो शैतान होते हैं ना। उन्होंने कहा कि जैसा मैं पढ़ रहा हूं ऐसा आपको पढ़ना होगा। अब अध्यापक ने उच्चारण में कोई गलती की तो वो बच्चा जानबूझ करके जो गलती की उस गलती को दोहराएगा, और अब अध्यापक उसको ये नहीं कह सकते कि तूने ये गलती की है, क्योंकि उन्होंने तो खुद ही ऐसा पढ़ा था। और वो इस तरह से अगर अध्यापक कोई शब्द तोतला बोलता है या कोई स को, जो 3 प्रकार के स होते हैं उनको अलग ढंग से बोलता, लोग बे और वे में फर्क करते हैं। देखिए वन जो है ना, अंग्रेजी का वन, वो है। अब यहाँ खास तौर से यहाँ बुंदेलखंड में सब लोग वन बोलेंगे। इस तरह की गलतियां अगर अध्यापक करते हैं तो छात्रों की नजर में उपहास के पात्र बनते हैं। इसके अलावा अगर शिक्षक किसी भी तरह से असामान्य व्यवहार करता है, मान लीजिए कि मेरा एक सूखता है और मैं इसको रुमाल से पोंछता हूं, तो या कोई क्लास में घूमता है, कहीं बहुत तीव्र गति से घूमता है, या कोई बात बोलता है, तकिया कलामों का उपयोग करता है, यानी कि मतलब ये देखो, आपने फिल्मों में देखा होगा ना, जो कॉमेडियन होते हैं वो ऐसा कोई एक शब्द बार बार बोलते हैं, यानी कि मतलब ये, तब जाकर के ऐसा हुआ, बार बार बोलता तो उससे हमें हंसी आती है कि नहीं। अब अगर ऐसा ही व्यवहार टीचर क्लास में करेगा तो फिर बच्चों के सामने उपहास का पात्र बनेगा। कल हमने चर्चा की थी, या अति उच्च स्वर में बोलेगा या अति मंद स्वर में बोलेगा तो उपहास का पात्र बनेगा। इसी तरह से अगर कुछ मात्राओं की गलतियां भी करते हैं, जहां छोटे ई की मात्रा होगी वहां बड़ी की लगाएंगे, वहां बड़ी की होगी छोटी उच्चारण में, या कोमा फुल स्टॉप का सही स्थान पर प्रयोग नहीं करेंगे, तो फिर वो, इसके अलावा सामान्य एक शिक्षक का आचरण और व्यवहार आदर्श होना चाहिए। उसका आचरण और व्यवहार आदर्श हो, वो बच्चों में श्रद्धा पैदा करता है। और आदर्श से अगर अलग होगा, हट करके होगा, मान लीजिए कि आप यहाँ क्लास में पढ़ रहे हैं, अब आप यहाँ से बाहर निकले और देखा कि चौराहे पर मास्टर जी चाट खा रहे हैं, तो आपके मन में अपने मास्टर जी के प्रति क्या भावना पैदा होगी? या मास्टर जी अटपटा कपड़ा पहन करके आए, पायजामा कुर्ता, सात्विक पैंट शर्ट पहन करके आए, ठीक है, परंतु कोई ऊट पटांग फैंसी ड्रेस पहन करके क्लास में आए तो छात्रों के मन में, आपके मन में अपने गुरु के प्रति क्या, या उनमें कोई गंदी आदत हो, पान, तंबाकू, सिगरेट, ऐसा करते आपने देखें तो क्या होगा? फिर शिक्षक का सम्मान छात्रों की नजर में खो जाएगा। तो एक शिक्षक को आचरण हमेशा आदर्श आचरण करना चाहिए। और अगर सचमुच, अब ऐसे में क्या करें, मान लो कि मुझे पता नहीं है वह कहाँ बोलना चाहिए, वह कहाँ बोलना चाहिए, या कि मैं तोतला बोलता हूं। अब अगर मैं सुधर सकता होता ना, तब तो सुधर गया होता, अब तक मेरे कंट्रोल में नहीं है वो बात। तो आदर्श वाचन में ये जरूरी नहीं है कि आदर्श वाचन किया ही जाए। आदर्श शिक्षक खुद ना करे और सीधा अनुकरण वाचन भी करवा सकता है।
तो ऐसा प्रसंग जहां उपस्थित होने की संभावना हो उसको हमें अवॉइड कर देना चाहिए। अगर हमारा आचरण एकदम सामान्य होगा तो शिक्षक सम्मान का पात्र बनेगा, और अगर उसमें कुछ ऊटपटांगपना होगा तो वो अपना फिर जब वो इस तरह की गतिविधियां करेगा तो क्लास में लोग हंसेंगे, उसका अनुशासन खत्म हो जाएगा। आदर्श वाचन, देखिए ये अपनी पद्धति है कि जब हम पहले दिन पाठ पढ़ाया था तब अगले दिन का पाठ बच्चे पढ़ करके आए, ये उनको निर्देश देते हैं। और ये भी निर्देश देते हैं कि उस जो अगले दिन का पाठ पढ़ाना है उसमें जो भी परिभाषाएं या सिद्धांत वाक्य या इम्पोर्टेंट सिद्धांत आए हैं उनको नोट करके लाएं बच्चे। जब आप आदर्श वाचन करने के लिए उन्हें निर्देश देंगे तब आप उनसे कहिएगा कि आप सिद्धांत वाक्य परिभाषाएं नोट करके लाए होंगे। यदि नहीं लाए हों, ये बहुत स्वाभाविक है कि मान लीजिए आपकी क्लास में 25 बच्चे हैं तो 5-10 बच्चे नोट करके लाए भी होंगे, परंतु 10-15 बच्चे नोट करके नहीं लाए होंगे। तो आदर्श वाचन के समय में आप उन्हें निर्देश दीजिए कि मैं पढ़ रहा हूं और इसमें जो भी परिभाषाएं सिद्धांत वाक्य आते हैं उन्हें आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, हम आपसे पूछेंगे, वो आगे काम में आएंगे। उसके बाद में जब आदर्श वाचन आपने पूरा किया तो फिर आप अगर सामान्य पाठ है तो एक बालक को खड़ा करके उससे पढ़वाइए, और तब भी जब उससे पढ़ने को कहेंगे तब भी पूरी क्लास को निर्देश दीजिए कि अब ये पढ़ रहे हैं, ये कहां पर कोई गलती करते हैं वो आप अपनी नोटबुक में नोट कीजिए, हम आपसे पूछ सकते हैं। मतलब एक जो अपने सिद्धांत की बात की थी ना कि हमें किसी भी मिनट पूरे क्लास के दरमियान किसी भी मिनट बच्चों को खाली नहीं छोड़ना है। अगर हमने उन्हें खाली छोड़ा तो उनके दिमाग में शैतानी आएगी, उन्हें लगातार सक्रिय बनाए रखना है। तो हम एक बालक से अनुकरण वाचन करवाएंगे और बाकी बच्चों को निर्देश देंगे कि आप इनकी गलतियां नोट कीजिए। फिर जब वो पढ़ चुके तब उनको बिठाने के बाद में आप पूछिए कि बताइए क्या गलती की है, एक से, दूसरे से, तीसरे से, चौथे से, और जब आप संतुष्ट हो जाएं कि ऑलमोस्ट सारी गलतियां क्लियर हो गई तब पूछिए कि और भी कोई गलती बाकी रही है क्या, कोई बताना चाहे तो वो बताइए। फिर अगर सब गलतियां आ गई हैं तो ठीक है, अगर उसके अतिरिक्त भी कोई गलती बाकी रह गई है तो आप उसको स्पष्ट कीजिए कि ये इस तरह की गलती की गई है। तो इस प्रकार अगर संवाद शैली, ये तो हुआ गद्य शैली का पाठ, अगर संवाद शैली का पाठ हो तो उसका आदर्श वाचन, उसका अनुकरण वाचन कैसे करवाएंगे? हाँ बोलो। दो बच्चों को खड़ा कराकर एक को, अगर जैसे ऐसा टॉपिक है, एक अध्यापक है और एक छात्र है, तो एक को अपन अध्यापक का दे सकते हैं और एक को छात्र का दे सकते हैं। ऐसे हम संवाद शैली का करा सकते हैं। अच्छा, करके दिखाओ, करके दिखाओ। मैं तो अकेला हूँ। नहीं, तुम तो अकेले हो। तुम शिक्षक बन करके दो छात्रों को खड़े करके उनसे अनुकरण वाचन करने को कहो, जो जो भी निर्देश देना है दो, वो करके दिखाओ। इधर आओ।
सभी को जय जिनेंद्र। तो अब सुनो, नहीं, ये जो गलती कर रहे हैं आप नोट करो, एक एक गलती बारीकी से। तो हमने जो अभी पूर्व दिन पहले पढ़ा था, कुछ दिन पहले पढ़ा था, कौन सा पाठ पढ़ा था, किसी को याद है? कोई भी बताना चाहेगा यहाँ? एक मिनट, आपसे मैंने क्या करने को कहा है वो पता है आपको? क्या कहा है? माइक में बोलो बेटा। संवाद शैली। क्या क्या करने को कहा है? संवाद शैली मतलब जो दो बच्चों को खड़ा करा कर अनुकरण वाचन करने को कहा गया है आपको। आप अनुकरण वाचन करवाइए, ठीक है? स्पष्ट हो गया? किसी भी बच्चे को उठा सकता हूँ। मुझे कुछ पता नहीं है, मैं बहुत अज्ञानी हूं। मुझे तो ये पता है कि आपको अनुकरण वाचन करवाना है। तो सर्वप्रथम आज हम पाठ पढ़ेंगे देवदर्शन का। तो सभी बच्चों से निवेदन है कि अपने जिनवाड़ी में पेज नंबर 11 निकाल ले वे और सभी लोग ध्यान से सुने, एवं मेरे बाद सभी को मैं किसी भी दो बच्चों को उठाऊंगा यहाँ से और उनसे यहाँ संवाद कराऊंगा, ठीक है? सभी को ख्याल में आ रहा है? अरे हाँ जी या ना जी? हाँ जी या ना जी? हाँ, ठीक है। अब देखो, पहले मैं जैसे बोलता हूँ उसी शैली में बोलना है सबको, ठीक है ना? जिनेश, ओ जिनेश, कहाँ जा रहे हो? ये तो आप आदर्श वाचन कर रहे हो, आपको तो अनुकरण वाचन करवाना है। तो पहले मैं करूँगा, उसके बाद तो कराऊंगा। अच्छा, हो गया, ठीक है, ठीक है। तो मैं अपनी कक्षा से बुलाना चाहता हूँ उपशम और स्वयं मेहता को कि वो आए एवं इस पाठ की शुरुआत करें। हाँ हाँ, तो उनको करवाओ। एक जन दिनेश बन जाइए और एक जन जिनेश। अभी दोनों झगड़ा करेंगे, वो कहेगा नहीं मैं जिनेश बनूंगा, वो कहेगा मैं जिनेश बनूंगा, हैं? इस चीज का मेरे उनको ऑप्शन क्यों दे रहे हो? आप उनको निर्देश दो कि तुम दिनेश का पाठ करोगे, तुम दिनेश का पाठ करोगे। वही बोला मैंने कि एक जन एक जन तुम जिनेश बन जाओ और तुम दिनेश बन जाओ, ठीक है? फिर आगे जिनेश, ओ जिनेश, कहाँ जा रहे हो? मंदिर जी। क्यों? जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने। अच्छा, मैं भी चलूं? तुम चलोगे तो चलो, पर पहले ये चमड़े की पट्टी घर खोल कर आओ। तुम्हें पता नहीं मंदिर में चमड़े से बनी वस्तुएं लेकर नहीं जाना चाहिए। अच्छा भाई। अच्छा, एक बात बताओ कि ये तो दो मित्र हैं, अब अगर ये एक पिताजी होते और एक पुत्र होता तो उनके बीच में करोगे, किसको पिताजी बनाओगे, किसको पुत्र बनाओगे? वो नहीं पता। नहीं पता ना? पता होगा कैसे? बताया ही नहीं ना तुमको, है ना? ठीक, बैठो। अब तुमको पता, बैठो। तुमको ख्याल में आया कि तुमने क्या मिस्टेक की है? हाँ बताओ। मेरे को इसमें ये नहीं पता था कि अगर ऐसे छात्र ऐसे विषय पर और ऐसे संवाद आ जाए तो हमें कैसे उनको कौन सा टॉपिक, कौन सा वो देना चाहिए, पाठ देना चाहिए। ठीक है, बैठो। पहले तो तुमको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि तुमको बताया ही नहीं था और फिर भी तुमने ये करने का साहस किया। अब इसमें अनुकरण वाचन में क्या क्या बातें ध्यान रखने योग्य हैं? सबसे पहली बात तो ये कि हमें दो व्यक्तियों को खड़ा कर रहे हैं, तो वे आपस में बातचीत कर रहे हैं ना, तो उन्हें इस तरह से खड़ा करो कि वे, जैसे हम बातचीत करते हैं तो इस तरह से होते हैं ना, ऐसे तो नहीं होता ना, ये उधर देख रहे हैं, मैं इधर देख रहा हूं, तो बात कैसे होगी? ऐसा तो तब हो सकता है सास बहू खड़ी हो, है ना? दोस्त लोग होंगे तब तो ऐसा नहीं होगा ना। तो उन्हें प्रॉपर तरीके से खड़ा करो, इस तरह से कि वे एक दूसरे से बात कर रहे हैं।
और इसमें मैंने कहा ना कि अगर पिता पुत्र हैं तो क्या करोगे, तो जिसकी कद काठ ही अच्छी हो, जिसकी उम्र ज्यादा लगती हो, उसको पिता का पात्र बतवाओ, और जो छोटा दिखता हो उसको पुत्र का। ऐसा ना हो कि जो छोटा है उसको पिता बना दो और बड़ा है उसको पुत्र बना दो, तो क्या है वो चीज अटपटी हो जाएगी, कोई फिर हंसी का पात्र बनने की बात होगी। इसके अलावा निर्देश देने चाहिए थे कि ये जो पढ़ रहे हैं उसकी गलतियां नोट करो और फिर मैं आपसे पूछूंगा, और गलतियां पूछने का तो नंबर मैंने आने ही नहीं दिया, आपको बिठाई दिया, ठीक है ना। बोलो अब कौन करेगा? हाँ आप करो, आपने हाथ खड़ा किया। एक काम करो, पाप के पाठ का, बालवोत पाठमाला भाग 2 में पाप के पाठ का शुरुआत से उसका अनुकरण वाचन करवाइए। आज हम पाठ दूसरा पाप यहाँ पढ़ेंगे। तो आज मैं आप सब छात्रों से इसका अनुकरण वाचन करा के लूँगी, लेकिन इस समय सब छात्रों ने भी, आप जो बैठे हैं उन्होंने भी ध्यान देना है, और ये जो जिनको मैं उठाऊंगी उनको यहाँ पे आकर इसका पात्र में अनुकरण वाचन करना है। तो नीरजा जी आप आ जाइए। इस पाठ में 2 पात्र है। पहला पात्र है पुत्र का, तो आप पुत्र का पात्र करेंगे, और नीरजा जी आप पिता का पात्र करेंगे। और आप सब ये जो पढ़ रहे हैं उसको सावधानी से उसको ध्यान देकर सुनेंगे, और अगर ये कोई पढ़ने में कोई गलती कर रहे हैं तो आप उसको नोट डाउन करेंगे। ओके? हाँ ओके, पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप इधर आ जाइए। पहले पुत्र बोलेगा ना। हाँ, पुत्र है और आप इनके पिता हैं। पिताजी, लोग कहते हैं कि लोग पाप का बाप है, तो यह लोग सबसे बड़ा पाप होगा। नहीं बेटा, सबसे बड़ा पाप तो मिथ्यात्व है। ठीक है, बिठाइए। अब बताइए इन्होंने क्या मिस्टेक की। हाँ बताइए। अनुकरण वाचन बोला, इनको बोलना नहीं है कि बताना नहीं कि मैं अनुकरण वाचन कर रही हूँ। यहाँ पर पुत्र और पिता का पात्र था, और इन्होंने महिलाओं को उठाया, इसकी जगह ये पुरुष को उठाते तो। हाँ ठीक। और कोई? ठीक है ना। आपको अभी वो हमें स्वाभाविकता नहीं आ पा रही है, क्योंकि मैं ये कह रहा हूं कि अनुकरण वाचन करवाना है, इसका मतलब आदर्श वाचन हो चुका है और हमारी क्लास कंटिन्यू चल रही है। तो हम अब चूंकि आप तो नए आए हैं यहाँ पर, तो आप शुरुआत ऐसे करते हैं कि कोई नई चीज़ की शुरुआत कर रहे हैं। वो नई चीज़ की शुरुआत नहीं कर रहे हैं, आपने अभी अभी आदर्श वाचन किया है। तो अब आपको आके सीधा खड़ा होकर ये कहना चाहिए, ठीक है आप आइए, आप आइए, आप पिता का रोल करेंगे, आप पुत्र का रोल करेंगे, आप इस तरह से खड़े होइए और फिर निर्देश दीजिए कि गलतियां आप नोट करेंगे और उनको बोलने को कहिए। और
ये जो आप कर रहे हैं ये अनुकरण वाचन है। अभी जो आपने किया था वो आदर्श वाचन है। ये आपको पता है, बच्चों ने थोड़ी प्रशिक्षण लिया है, उन्हें क्या पता अनुकरण वाचन क्या होता है। तो इन जो ये पारिभाषिक शब्द हैं इनका प्रयोग हमें बच्चों के सामने नहीं करना है। तो मतलब अब हम टीचर बन गए हैं तो हमें टीचर की लाइफ जीनी है अपने मन में। हमें अभी हम उसको जी नहीं पा रहे हैं, अभी हम बन नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना। तो अब अनुकरण वाचन कैसा होना चाहिए ये समझ में आ गया, अच्छी तरह से समझ में आ गया। करके नहीं दिखाना है, बता सकते हैं क्या क्या होना चाहिए अनुकरण वाचन में? कौन बताएगा? हमें अपने क्लास के स्टूडेंट्स से रीडिंग करवानी है और चेक करना है कि उन्होंने सही रीडिंग की है कि नहीं पंक्चुएशन के साथ। अगर आप खड़े होकर के जवाब दें तो अच्छा रहेगा। जब तक आपका जवाब पूरा होता है मैं तो ढूंढता ही रहता हूँ। हमें अपने क्लास के स्टूडेंट्स से रीडिंग करवानी है और चेक करना है कि उन्होंने सही पंक्चुएशन से और सही तरीके से रीडिंग की है या नहीं। और पात्रों का चयन भी हमें सही तरीके से करना है कि जिस तरीके से मतलब जो पिता की मतलब अच्छा हाइट वाला बच्चा होगा उसे हम पिता का रोल देंगे और फिर उसको जो दूसरे छात्र को हम पुत्र का इस टाइप। और जैसे सबसे पहले क्लास में जैसे पाठ होगा उसमें 1, 2 या उससे ज़्यादा छात्रों की आवश्यकता होगी तो उन्हें बुलाएंगे आगे कि आपको संवाद करना है और बाकी सब छात्रों को ये निर्देश दिया जाएगा कि ये लोग जो बात पढ़ रहे हैं उसे आप ध्यान से सुनिए और इन लोग की जो भी गलतियां करेंगे उन्हें बैठिए। तो इस प्रकार ये अनुकरण वाचन हुआ। अब जो है ना इसके बाद में आपको अनुकरण वाचन के संबंध में कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आपने उसको समझ लिया, प्रैक्टिकली करके देख लिया, उसका ऊहापोह सब हो गया है। तो अब आपको ये बिल्कुल अच्छी तरह तैयार हो जाना चाहिए। पेज नंबर 11 है अनुकरण वाचन। जिस पाठ का अध्यापक ने आदर्श वाचन किया है उसे उसी के अनुकरण पर छात्रों में से किन्हीं 1, 2 या अधिक छात्रों से पृथक पृथक वाचन कराने को अनुकरण वाचन कहते हैं। अनुकरण वाचन में छात्रों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को अध्यापक द्वारा छात्रों के द्वारा अवश्य सुधार कराते हैं और अंत में स्वयं आवश्यक निर्देश देते हैं। संवाद शैली में वाचन पात्रों के अनुसार एकाधिक पात्रों से संवाद के रूप में कराना चाहिए, पर ध्यान रहे कि अनुकरण वाचन सामूहिक कभी भी नहीं करवाना चाहिए। आपने देखा होगा ना, क्लासेज में देखा होगा, गद्य में तो ऐसा नहीं होता है। गद्य में ऐसा कोई नहीं करेगा, गद्य में एक साथ कैसे सब लोग पढ़ेंगे, पर पद्य में ऐसा होता है कि मैंने स्तुति पढ़ी और फिर सब बच्चों से कहेंगे ठीक है बच्चे लोग पढ़ो, तो सब लोग पढ़ना शुरू करेंगे। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि अगर सब बच्चे एक साथ बोलेंगे तो कौन कहां पर क्या मिस्टेक कर रहा है ये पता नहीं लगेगा। तो आदर्श तो ये आदर्श स्थिति तो ये है कि अनुकरण वाचन सामूहिक नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर आपकी कक्षा बहुत छोटे छोटे बच्चों की है और आपको ऐसा लगता है कि वे अकेले वाचन करने में समर्थ नहीं है, और दूसरा आपको ऐसा लगता है कि ये लोग सब लोग बोलेंगे तो इनको ये चीज़ याद हो जाएगी, तो आप स्पेशल केस में ये निर्णय ले सकते हैं कि उनसे सामूहिक
अनुकरण वाचन करवाएं। अब सबसे महत्वपूर्ण सोपान जो कि इस शिक्षण पद्धति की जान है, व्याख्या। आप पढ़ करके आए हैं, कल आपसे कहा था पढ़ करके आने को। पढ़ करके आए हैं क्या आप लोग? कौन कौन पढ़ करके आए हैं, हाथ खड़ा करें। आपके पास प्रशिक्षण निर्देशिका नहीं है क्या? है ना सबके पास? तो पढ़ करके क्यों आप आए हैं? पढ़ के आप आए हैं ना? आपने हाथ खड़ा किया ना? हाँ, तो बताइए व्याख्या में क्या होता है? माइक लो, माइक। व्याख्या के अंतर्गत उसमें ये पता चलता है कि हमने जो पढ़ा है अभी, अनुकरण वाचन कराया है और जो आदर्श वाचन हमने करा है, उसमें जो परिभाषा और तथ्य वाक्याएं एवं सिद्धांत आए, उसमें से हमें व्याख्या का मतलब ये होता है। बोलो बोलो, और क्या क्या? और उसमें मूल्यांकन होता है, और मैंने इतना ही पढ़ा है। अनुकरण वाचन के पश्चात पाठ के पठित अंश में प्रतिपादित परिभाषा, तथ्यवाक्य, सिद्धांतवाक्य, मुहावरों आदि का अर्थ, भावार्थ एवं जीवन में उपयोगिता समझाने को व्याख्या कहते हैं। व्याख्या के 3 चरण होते हैं: मूल्यांकन, संवाद और स्पष्टीकरण। अब इसमें से मूल्यांकन किसे कहते हैं? मूल्यांकन नहीं पता। ठीक है, बैठो बैठो। कोई और बताना चाहेगा? हाँ, बताओ बताओ। शुरू से बताओ, शुरू से बताओ। व्याख्या क्या है? जो व्याख्या होती है, जैसे अनुकरण वाचन किया है, उसके बाद व्याख्या में जो अनुकरण वाचन में जो पॉइंट्स आए हैं, तो उसमें से कुछ प्रश्नोत्तर पूछना है। मूल्यांकन में कुछ प्रश्नोत्तर पूछना है। फिर संवाद में कि आपने अभी ये अच्छे ध्यान से सुना, तो इसमें कौन कौन से मुख्य बिंदु आए हैं, तो किस किसने लिखे हैं मुख्य बिंदु, नोट किए हैं मुख्य बिंदु, वो पूछेंगे। फिर स्पष्टीकरण में उन्हीं मुख्य बिंदुओं को अच्छे से समझाएंगे। अच्छा, हमने मुख्य बिंदु पूछे और उस बच्चे ने 2 मुख्य बिंदु बताए, और उस जो पोर्शन पढ़ा है उसमें 5 थे मुख्य बिंदु, तब क्या करेंगे? तो अगर बचे हैं मुख्य बिंदु, तो पहले तो पूछेंगे कि आपने और कोई मुख्य बिंदु नहीं देखे, तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, तो आप इन्हें भी अच्छे से नोट कर लेना। तो इतने जल्दी हथियार डाल दोगे क्या? अगर एक बच्चे ने नहीं बताया तो फिर दूसरे से पूछेंगे। ऐसे सबसे पूछेंगे ना। हाँ। कि आपको और किसी को पता है क्या? अगर कोई और नहीं बताएगा तो बताएंगे। अच्छा, तो भी कैसे बताएंगे? सीधे सीधे बता देंगे? उसको बैठो, उसको हिंट पास करेंगे, ठीक है ना? और तब उसको ख्याल में आ जाएगा, और तब भी नहीं आए तो फिर हम उसको बता देंगे। तो अब ये सारे के सारे मूल बिंदु हमारे सामने आ गए। अब इन मूल बिंदुओं को हम व्याख्या करके समझाएंगे। व्याख्या शब्द यहाँ पर हमें नहीं बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहिए? क्योंकि यहाँ व्याख्या शब्द जिस तरह से हम प्रयोग करना चाह रहे हैं ना, उस अर्थ में नहीं है। यहाँ इसमें व्याख्या में इतने सारे सोपान गर्भित हैं, तो हम उनका विश्लेषण करेंगे, इस शब्द को हम बोलेंगे। अब
उन मुख्य बिंदुओं का विश्लेषण, उसकी अलग अलग शैली क्या क्या हो सकती हैं। मान लीजिए कोई स्तुति है, तो स्तुति का विश्लेषण हम कैसे करेंगे? ख्याल में है? कोई बताएगा? हाँ बताइए। हमारे पारिभाषिक मतलब स्तुति में जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड आए उनको हम एक्सप्लेन करेंगे, और जो सिद्धांत आए हैं उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। हाँ बोलो, आप बोलो। काव्य शैली के द्वारा गाकर, काव्य शैली के द्वारा गाकर स्तुति। बैठो बैठो। देखिए, एक बात तो तय है कि हमने जो पाठ पढ़ा है, अब उसमें जो जो मुख्य बिंदु आए हैं, जो परिभाषाएं आई हैं, सिद्धांत वाक्य आए हैं, उनका हमें स्पष्टीकरण करना है, विश्लेषण करना है। परंतु अगर पद्य का पाठ है और गद्य का पाठ है, उन दोनों के विश्लेषण में अंतर होता है। पद्य के पाठ के जो विश्लेषण हम करते हैं उसको बोलते हैं सामान्यार्थ विवेचन, और जो गद्य का पाठ होता है उसके विवेचन को हम बोलते हैं विचार विश्लेषण। और क्या अंतर है इनमें? जो पद्य का पाठ है उसका सामान्य अर्थ विवेचन करते हैं ना, उसमें उसका ही सीधा अर्थ है, सामान्य अर्थ बताना है। जो पद पढ़ा है, वीतराग सर्वज्ञ हितंकर भविजन की अब पूर्ववास, तो हे वीतराग सर्वज्ञ भगवान, आप हम भव्यजनों की आशा पूरी करें। अब उसमें एक एक शब्द का विश्लेषण नहीं करना, व्याख्या नहीं करनी, वीतराग का मतलब क्या, सर्वज्ञ का मतलब क्या, आशा का मतलब क्या, पूरी कैसे करेंगे, ऐसी ये एक लाइन है ना, वीतराग सर्वज्ञ हितंकर भविजन की अब पूर्ववास, इस एक लाइन की व्याख्या 3 घंटे तक हो सकती है, क्योंकि उसमें आप वीतरागता का वर्णन करिए, वीतरागता किसे कहते हैं, सर्वज्ञता की बात करिए, हितोपदेशी पने की बात करिए, भव्य का विश्लेषण करिए, भव्य किसे कहते हैं, उनकी आशा क्या है, उसको वो पूर्ति कैसे करेंगे, 3 घंटे तक इसकी व्याख्या हो सकती है। तो उतनी गहराई में नहीं जाना है यहां पर। अगर यही स्तुति एमए के क्लास में होती ना, तो उसका विश्लेषण इस प्रकार से होता जैसा मैंने अभी आपको बताया। परंतु अभी तो ये प्राथमिक कक्षा है ना, तो यहाँ पर हमें उसका सामान्य अर्थ विवेचन, उसका सामान्य अर्थ बताना कि हे, यहाँ भक्त भगवान से कहता है कि हे वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी देव, हमारी भव्य जीवों की आशा पूर्ति कीजिए, बस हो गया काम। इसको कहते हैं सामान्य अर्थ विवेचन। इससे हमें विशिष्ट अर्थ विवेचन नहीं करना है, सामान्य अर्थ विवेचन करना है। ये तो हुई पद्य की बात। और जो गद्य की बात है, गद्य में हमें हर परिभाषा पूरी गहराई से स्पष्ट करनी है। और कितनी गहराई से? हमें सिर्फ परिभाषा नहीं समझा देनी है, याद करा देनी है, हमें उसे भाव भाषण करवा देना है, उसे समझ में आ जाए। देखिए, एक बात मैं आपको उदाहरण देता हूं। हाथी कैसा होता है इसका वर्णन करना है, और चूहा कैसा होता है इसका वर्णन करना है। तो मैं बताऊं कि हाथी की हाइट 10 फीट की होती है, उसका वजन 1000 किलो होता है, और चूहे की
लंबाई 6 इंच होती है, उसका वजन 300 ग्राम होता है, तो छोटे बच्चे जो हैं जिन्होंने ना तो हाथी देखा है कभी और ना चूहा देखा है, उनको समझ में आ जाएगा हाथी कैसा होता है? आ जाएगा क्या? क्योंकि उन्हें हाथी पता नहीं है, उन्हें चूहा पता नहीं है। आप उन्हें हाथी बता रहे हो किलोग्राम में और फीट्स में, पर उस बच्चे को ना तो किलोग्राम का मतलब मालूम है और ना फीट का मतलब मालूम है, तो वो कैसे समझेगा? ना उसे इंच का मतलब मालूम है, तो कैसे समझ में आएगा? हाँ, तो आपको सिर्फ हाथी की, अच्छा अगर आपने इस तरह से पढ़ा दिया कि हाथी का वजन 1000 किलो होता है, उसकी हाइट 10 फीट होती है और चूहे का वजन 6 इंच होता है, लंबाई 6 इंच होती है, वजन 300 ग्राम होता है, फिर परीक्षा में आप उससे प्रश्न पूछोगे क्या कि हाथी कैसा होता है, तो वो लिख देगा उसका 1000 किलो वजन होता है, 10 फीट हाइट होती है, और उसको 100 में से 100 नंबर मिल जाएंगे कि नहीं मिलेंगे? कहाँ नंबर काटोगे? अच्छा, फिर आप उससे सवाल पूछो कि अगर हाथी के ऊपर चूहा चढ़ गया तो क्या होगा, या चूहे के ऊपर हाथी चढ़ गया तो क्या होगा? इस प्रश्न का जवाब वो दे पाएगा क्या? नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि हाथी के ऊपर चूहा चढ़ जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और चूहे के ऊपर हाथी चढ़ गया तो उसकी जान निकल जाएगी। परंतु अब उसको तो किलोग्राम और सेंटीमीटर और किलो और इंच और फुट में आपने बताया है, उसे समझ में नहीं आया, उसकी कल्पना ही नहीं हुई कि हाथी इतना विशाल होता है और चूहा इतना सा होता है, और अगर हाथी चूहे के ऊपर चढ़ जाएगा तो चूहा एकदम पिस जाएगा। और ना आपके ये ऐसे बताने से सामने उसको हाथी आ जाए, आप उसे कहो कि हाथी और चूहा सामने खड़ा कर दो और उससे कहो इनमें से पहचानो, तो वो पहचान भी नहीं पाएगा, क्योंकि उसको फीट और इंच का मतलब मालूम नहीं है ना, वजन का मतलब मालूम नहीं है। तो आपने उसे पढ़ा दिया, परीक्षा ले ली, उसको 100 में से 100 नंबर आ गए, परंतु उसको कुछ भी पता नहीं है, कुछ समझ में नहीं आया। ऐसे पढ़ाने से क्या फायदा? ऐसे पढ़ाने से क्या फायदा? तो हमें कैसे पढ़ाना चाहिए? हमने हाथी की परिभाषा उसे दी, उसका फोटो दिखाएं, उसका आकार का उसको अनुमान कराएं, इस तरह से उसे समझाएं कि जब उससे हम परीक्षा में उसे सीधा सवाल नहीं पूछेंगे, हाथी की परिभाषा क्या है, लंबाई क्या होती है, वजन कितना होता है, रंग क्या होता है, हम तो सवाल ऐसे पूछेंगे कि चूहे के ऊपर हाथी चढ़ गया, हाथी के ऊपर चूहा चढ़ गया तो क्या होगा। अगर उसको समझ में आ गया है हाथी क्या होता है और चूहा क्या होता है, तो वो उसका सही जवाब दे देगा। अरे भाव भाषण, इसको कहते हैं भाव भाषण परख, कि उसको उसका अर्थ समझ में आना चाहिए, उसका अर्थ उसे समझ में आ गया। छोटा बच्चा होता है ना, जो 3 महीने का बच्चा है, तो उसको ना तो भाषा आती है, ना शब्दों का अर्थ आता है, परंतु उसको प्यास लगती है और आपने उसको पानी एक बार पिला दिया तो उसे समझ में आ गया कि ये जो चीज़ है, जो ये, उसको प्यास शब्द का अर्थ भी मालूम नहीं है और तृप्ति का अर्थ भी मालूम नहीं है और पानी का अर्थ भी मालूम नहीं है, पर उसे ये पता है कि मुझे ये जो पीड़ा हो रही है ना, जिसे दुनिया प्यास कहती है, उसको अगर ये पानी पी लिया जाए तो वो दूर हो जाती है, उसको उसका भाव भाषण है। कल अपने नींबू की बात करी थी कि नींबू का हम दुनिया भर का वर्णन करें
परंतु नींबू क्या है तब भी समझ में नहीं आएगा थियोरेटिकली। और उसको अगर एक बूंद नींबू की उसकी जबान पर रख दें तो समझ में उसको आ जाएगा कि नींबू क्या है। हमें ऐसा काम करना है, हमें जो भी पढ़ाना है वो इस तरह से पढ़ाना है कि उसको उसका अर्थ समझ में आ जाए और उसकी हमारे जीवन, ये तो हुआ भाव वासन परक, और दूसरा उसकी उपयोगिता क्या है, ऐसे ये जान करके हमें फायदा क्या होगा ये समझाना। मान लीजिए कि हम देव दर्शन का पाठ पढ़ा रहे हैं, तो हम सबसे पहले उसमें मंदिर क्यों जाना चाहिए इसकी उपयोगिता बताएंगे ना। तो सामने वाले के दिमाग में ये प्रश्न आएगा कि हमें मंदिर जाने से क्या फायदा है, हम तो घर में ही भगवान के दर्शन कर लेंगे। एक बार की बात है, मेरे एक मित्र थे पिता पुत्र, तो वो पिताजी अपने बेटे को इस बात पर बहुत जोर देते थे कि तुम्हें रोजाना मंदिर जाना चाहिए। और बेटा कहता था फायदा क्या है, घर से 5 किलोमीटर दूर मंदिर है, तो मैं जाने में 15 मिनट खर्च करूं, आने में 15 मिनट खर्च करूं और मंदिर में दर्शन करूं सिर्फ 5 मिनट, उसके लिए आधा घंटा खराब करूं, इससे क्या फायदा है, मैं तो अपने घर पर ही भगवान के दर्शन कर लूंगा। तो पिताजी कहते थे नहीं 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 नहीं, नहीं। मंदिर दर्शन तो मंदिर में जाकर के ही करने चाहिए। अब बस वो सिर्फ ऑर्डर देते थे, उसके पीछे का क्या तर्क है उसको एक्सप्लेन नहीं करते थे, उसको भाव भाषण नहीं होता था, उसका उपयोग क्या है, मंदिर जाकर के दर्शन करने की उपयोगिता क्या है, ये बात समझ में नहीं आती थी। तो उनके बीच में विवाद चलता रहता था। जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने अपनी ये समस्या सामने रखी, तो मैंने उसको बोला कि भैया एक बात बताओ, घर में तुम रहने वाले सिर्फ 4 प्राणी हो और तुमने ये 5000 स्क्वायर फीट का घर बनाया है, क्यों बनाया है? ये बेडरूम, ये बाथरूम, ये ड्राइंग रूम, ये डाइनिंग रूम, ये किचन, ये सब चीजें, अरे क्या जरूरत है? खाना आदमी को दिन में 2 बार खाना होता है 15-15 मिनट का, उसके लिए एक अलग से डाइनिंग रूम, बेडरूम में भी बैठ कर खाया जा सकता है, किचन में भी बैठ के खाया जा सकता है, और किचन भी अलग बनाने की क्या जरूरत है? बाथरूम में एक काउंटर बनाओ ना, और वहां पर एक सिगड़ी रख लो, हीटर रख लो, और उसके ऊपर खाना बन सकता है। इसके लिए इतनी बड़ी किचन बनाने की क्या जरूरत है? और बेडरूम की जरूरत क्या है? ड्राइंग रूम है ना, उसमें दिन में मेहमान आते हैं और रात में उसी में बिस्तर लगा के सो जाओ। स्टडी रूम की क्या जरूरत है? ये डाइनिंग टेबल है ना, इसके ऊपर ही स्टडी कर लो, हो सकता है ना। तो ऐसा करने की क्या जरूरत है? तो बोले नहीं नहीं पंडित जी, आप समझते नहीं हो कि डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं तो सब कुछ वहां पर मौजूद है, जो खाना हमने बनाया है वो भी रखा है, नमक रखा है, मिर्च रखा है, मसाला रखा है, कांटे, छुरी, चम्मच, सब कुछ वहां रखा है, गिलास रखा है, जग रखा है। खाते समय जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ती है वो सब चीजें वहां पर रखी हैं, तो हमें बार बार रुकने की जरूरत नहीं है। अब अगर हम ये खाना खाने का काम बेडरूम में करेंगे ना, तो जरा नमक लाना तो दौड़ करके जाना पड़ेगा, फिर नमक की शीशी लाए, तो अच्छा वो चम्मच लाना तो फिर दौड़ करके जाना पड़ेगा, पानी लाना तो फिर दौड़ करके जाना पड़ेगा, तो बहुत असुविधा होगी। इसलिए तो ठीक है, डाइनिंग टेबल पर तुम भोजन करते तो उसी टेबल पर पढ़ने का काम कर लो, तो फिर वही तकलीफ आएगी कि किताबें तो बुक रैक में रखी हैं, वहां से किताब लाओ, पेन लाओ, फिर प्रॉपर लाइट नहीं है पढ़ने के लिए तो वो करो। तो इसलिए स्टडी टेबल पर प्रॉपर लाइट है, बुक्स अपने हाथ की पहुंच में है, पेन है, पेंसिल है, नोटबुक है, तो जो काम वहां हो वहीं शोभा देता है। तो मैंने कहा यही तो पिताजी कह रहे हैं, यही तो पिताजी कह रहे हैं कि जो काम जहां करना हो वहीं शोभा देता है। भगवान के दर्शन मंदिर में करना ही ठीक रहता है।
आप कहेंगे कि हमने घर में विराजमान तो कर लिए हैं भगवान और हम उनके दर्शन करते हैं, मैं घर में ही बैठ कर स्वाध्याय करता हूँ। तो मैंने कहा देखो क्या दिक्कत आएगी, आप अगर घर से मंदिर चले गए और वहाँ स्वाध्याय कर रहे हैं तो वहाँ आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। अब आप घर में स्वाध्याय कर रहे हैं तो पत्नी कहती है कि मैं जरा बाथरूम में जा रही हूँ, घंटी बजे तो दरवाजा खोल देना, ठीक है ना, तो आपको काम पर लगा दिया, ठीक है। फिर आप स्वाध्याय करने बैठे तो कॉल वेल बजी, दूध वाला आया, तो आपको किचन में से बर्तन लेकर के आओ, दूध लो। फिर किसी का फोन आ गया तो कोई मिलने को आ गया तो उससे मिलना पड़ेगा ना, उसको अटेंड करना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी ना। फिर वो पत्नी कहती है कि वो जरा गैस के ऊपर दूध चढ़ा हुआ है, जरा देख लेना, मैं जरा नहाने जा रही हूं। तो क्या करोगे आप? हालांकि आपके पास ऑप्शन है कि आप उससे कह दो नहीं मैं स्वाध्याय कर रहा हूं, मैं नहीं देखूंगा। देखो पत्नी ने आपसे कहा तो इस तरह से भाषा में, प्लीज जरा मैं नहाने जा रही हूं, प्लीज जरा ये दूध देख लेना ना। तो अगर पत्नी ने इतनी अच्छी तरह कहा है, इसका मतलब आप ये मत समझ लेना कि आपके हाथ में ऑप्शन है कि आप हाँ करो तो हाँ, चाहो तो हाँ कर दो और ना चाहो तो ना करो। ना करके देखो फिर पता लगेगा। तो आपको ये सब करना, तो आप घर पर स्वाध्याय करने बैठे आप स्वाध्याय नहीं कर पाएंगे। मंदिर में जाएंगे तो फोन आएगा नहीं, कॉल वेल बजेगी नहीं, दूध वाला आएगा नहीं, दूध गर्म करना नहीं पड़ेगा, ये सब कुछ आप निश्चिंत होकर के 15 मिनट शांति से स्वाध्याय कर सकते हो। इसलिए मंदिर, अब आपने ये भाव भाषण करा दिया, अगले दिन से पुत्र ने मंदिर जाना शुरू कर दिया। तो ऑर्डर देने से काम नहीं चलता। हमें रोज मंदिर जाना चाहिए भगवान के दर्शन करने के लिए, इतना कह दिया तो उसके दिमाग में 4 सवाल उठेंगे और उनका जवाब उसके पास में नहीं है, वो आपकी बात नहीं मानेगा। आप उसको, ये जीवनोपयोगी हुआ ना, आपने उसका उपयोग बताया कि मंदिर में जाने से ये किस प्रकार उपयोगी है। तो हमें कोई भी चीज समझानी है तो उन्हें इस प्रकार से समझाई जानी चाहिए। तो जो परिभाषा आई है उस परिभाषा का हम विश्लेषण करें, उदाहरण के साथ समझाएं उसको, फिर वो हमारे जीवन में किस प्रकार से उपयोगी है। पाप का पाठ पढ़ रहे हैं तो हमने बताया कि किसी की पड़ी हुई, भूली हुई, रखी हुई चीज उठा ले, उसके बिना उसकी आज्ञा के ले लेना, उसका नाम चोरी है। अब इसमें तो समझाने को क्या है, ये परिभाषा में अपने आप ही सब कुछ पूरा स्पष्ट है। और फिर हमने उसको समझाया कि भाई आप रास्ते में जा रहे हो, एक 100 रुपए का नोट पड़ा हुआ है और आपने उठा लिया, तो आपको तो पता नहीं है कि वो नोट किसका है, तो आपने उससे परमिशन तो ली नहीं है, तो ये चोरी है। तो वो कहेगा कि नहीं नहीं, कैसे चोरी हुई? वो पड़ा है नोट जिसका, उसके मालिक का हमें पता नहीं है, मालिक को ये पता नहीं कि मेरा नोट कहाँ पर गिर गया है, तो फिर इसमें क्या गलत हुआ? और फिर मैंने वो नोट उठा करके अपने काम में थोड़ी लिया, मैंने जाकर के एक भिखारी को दे दिया, या मैंने जाकर के मंदिर की गुल्लक में डाल दिया। बताओ इसे क्या कहेंगे? बताओ इसे क्या कहेंगे? हाँ आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ। हाँ हाँ आप चोरी। चोरी क्यों कहेंगे? क्योंकि उसने ना किसी की परमिशन नहीं ली उसको उठाने के टाइम पर। उसने जेब नहीं काटी, जबरदस्ती छीना नहीं, डाका नहीं डाला, मारपीट करके नहीं ले लिया, उसे उल्लू बना करके ठग नहीं लिया उसको, फिर इसे चोरी क्यों कहेंगे? क्योंकि उसने बिना पूछे लिया है उसे। हाँ,
तो पर उसने उसका तो सही उपयोग, वो अगर वो नोट वहाँ पड़ा रहता तो बरसात आती उसमें नोट गल जाता, नष्ट हो जाता, उड़ करके गटर में चला जाता हवा से। उसकी जगह उसने उठा करके भिखारी को दे दिया, मंदिर की गुल्लक में डाल दिया, तो उसने तो परोपकार का काम किया ना। तो ये अपराध हुआ या समाज सेवा? अपराधी होएगा वो तो। क्यों अपराध हुआ? क्योंकि उसने बिना पूछे लिया है ना उसे, हैं? बिना पूछे उठाया है वहाँ से उसे, इसलिए। हाँ हाँ बोलो, बैठो। वो जो नोट पड़ा है, अगर वो आके मतलब भाई उसी जगह ढूंढेगा जिसका नोट था, हाँ। उसे वहाँ पर नहीं मिला तो उसे दुख होएगा, तो इससे अपन को चोरी का पाप लगेगा, हाँ। पुण्य नहीं लगेगा। और वैसे भी अगर अपन नोट उठा सकते हैं तो रोड पे कचरा भी डला रहता है, कचरा कभी उठा के अपन कूड़ेदान में नहीं डालते। देखो बैठो, जिनके पास बहुत पैसा है उनसे लूटें और गरीबों में बांट दें, तो ये समाज सेवा है या अपराध है? तो सवाल यह है कि जिसकी चीज है उसकी आज्ञा के बिना अगर हमने उसको ग्रहण किया, वो एक घटना यहां खत्म हो गई, उसके बाद में आपने उसका क्या उपयोग किया वो दूसरी घटना है। उस दूसरी घटना का इससे कोई संबंध नहीं है। बस ये तो चोरी हुई, क्योंकि जिसकी चीज, तो हमें इस चीज को अपने जीवन में उतार करके उसको दिखाया उदाहरण के साथ में, तो उसको इसका अर्थ समझ में आएगा। और अदरवाइज अगर हमने उसको ये परिभाषा रटा दी तो उसको उसका सही अर्थ समझ में नहीं आएगा। इसलिए हमें ये चीज जानने से क्या लाभ है, चोरी की ये परिभाषा जानने से क्या लाभ है कि हम ऐसा अपराध करने से बच जाएंगे। तो इस प्रकार से हमें सारी परिभाषाएं याद करानी है, उदाहरण के साथ में उन्हें समझाना है, वो हमारे जीवन में किस प्रकार से उपयोगी हैं इस बात को स्पष्ट करना है। इस प्रकार से हमारा ये व्याख्या का सोपान संपन्न होगा। इसकी विस्तार से चर्चा हम कल आगे करेंगे। अभी आपने अपने शिक्षण कार्य में पढ़ाई जाने वाली पद्धति में प्रयुक्त सोपानों के क्रम में आज अनुकरण वाचन और व्याख्या के बारे में पढ़ा। अभी थोड़ा सा मैं आपसे एक सेकंड में पूछ लेता हूँ कि अनुकरण वाचन और ये व्याख्या पढ़ाई जाने वाली पद्धति का सोपानों का कौन सा क्रम है, कोई बता सकता है? हाथ खड़ा करके। 5वां और छठा, ठीक, बहुत बढ़िया। तो इसके पहले 4 और हो चुके अपने, कौन कौन से? बोर्ड कार्य, पूर्व मूल्यांकन, उद्देश्य कथन और आदर्श वाचन। उनके बारे में तो विस्तार से आपने समझ ही लिया, और आज आपने अनुकरण वाचन और व्याख्या के बारे में समझा। तो अनुकरण वाचन में हमको किस बात का ध्यान रखना है कि जैसे अध्यापक ने आदर्श वाचन के रूप में वाचन किया, वैसे ही बच्चों को पढ़ना सिखाना, वो पढ़े उसी रूप में। तो उसके लिए वो जो यदि गद्य शैली के पाठ हैं, पद्य शैली के पाठ हैं, संवाद शैली के पाठ हैं, तो उसी के अनुसार गद्य शैली के पाठ है तो उसी के अनुसार उचित आरोह अवरोह विराम आदि का ध्यान रख करके पढ़े। संवाद शैली के पाठ हैं तो उसमें पिता पुत्र गुरु शिष्य माता पुत्री आदि को पात्रों का ध्यान रख करके उसी के अनुसार छात्रों को चयन करके उनसे अनुकरण वाचन करवावें। और इसमें इसके बाद जो है क्या नाम से आपका व्याख्या, ये बहुत महत्वपूर्ण सोपान है। व्याख्या का मतलब पहले व्याख्या के बारे में कहा जाता था विचार विश्लेषण, परंतु अभी इसमें थोड़ा सा संशोधन इस प्रकार से किया गया है कि विचार विश्लेषण तो मात्र गद्य पाठों का होता है, लेकिन पद्य पाठों में सामान्य अर्थ विवेचन भी होता है। इसलिए सामान्य अर्थ विवेचन और विचार विश्लेषण दोनों बिंदुओं के मिलाने का नाम व्याख्या है, एक बात। दूसरी बात, इस व्याख्या में 3 मुख्य बिंदु होते हैं।
एक तो मूल्यांकन, एक संवाद और एक स्पष्टीकरण। तो मूल्यांकन में आपको क्या करना है कि मूल्यांकन में आपने जो आदर्शवाद, जिस अन्विति का, पाठ के जिस अंश का आपने आदर्श वाचन किया है, छात्रों से अनुकरण वाचन करवाया है, उस पाठ में आए हुए मुख्य तथ्य वाक्य, पारिभाषिक शब्द और सिद्धांत वाक्य, इन सब प्रकार के वाक्यों में जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं, उन मुख्य मुख्य बिंदुओं को आपको मूल्यांकन के माध्यम से छात्रों से निकलवाना है। क्या समझ में आई बात? बहुत ध्यान से सुन लेना इस बात को आप। क्या ये आपको अब कल से पढ़ाया भी जाएगा, आपके अभ्यास कक्षा में भी और यहाँ भी पढ़वाया जाएगा। तो इस व्याख्या का जब प्रकरण आएगा आपके, तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है। क्या कहा कि व्याख्या में मूल्यांकन, संवाद और स्पष्टीकरण, ये 3 उसके चरण हैं। उस स्पष्टीकरण में आपका वो सामान्य अर्थ विवेचन और विचार विश्लेषण आएगा, उसके भी अपन बात करते हैं। तो पहले तो आपका जो मूल्यांकन, व्याख्या में मूल्यांकन नाम का सोपान आया है, उसमें आप क्या करेंगे कि जो अंश आपने पाठ का अभी पढ़ा, छात्रों से अनुकरण वाचन के रूप में पढ़वाया, उस पद्य, उस प्रकरण में, उस अंश में जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं, जो विषय की ज्ञान है, मर्म जिनके ऊपर पाठ आधारित है, वो आपको उन छात्रों से निकलवाना है। अब यदि किसी छात्र ने कहा उस अंश में से मान लो 8 बिंदु निकलते हैं, किसी छात्र ने 2 बताए, तो दूसरे से निकलवाना, तीसरे से निकलवाना, अथवा जिसने गलत बोले उसको दूसरे छात्र, मतलब अध्यापक को कम बोलना है और छात्रों से ज़्यादा बुलवा करके वो मुख्य मुख्य अंश उस अन्विति में जो आए हैं उनका आपको मूल्यांकन करवाना। अब मूल्यांकन करने के बाद अब आपको संवाद, अब उसके द्वारा छात्रों से ही परस्पर में कि ये बिंदु है तो इसका कैसा स्वरूप है, कैसा होना चाहिए, इस प्रकार छात्रों से परस्पर में संवाद करके उसका आपको खुलासा छात्रों को ही करवाना है। और इसके बाद आपका आया क्या नाम से स्पष्टीकरण। तो वो स्पष्ट उन पद्य वाले पाठों में आपको सामान्य अर्थ विवेचन करना, जैसा कि अभी आपको पंडित जी ने बताया कि सामान्य अर्थ में आपको कोई उसका विशेष भावार्थ नहीं बताना है, मात्र सामान्य शब्दों का अर्थ उससे बच्चों को परिचय कराना है। और उस सामान्य अर्थ से बच्चे थोड़ा उस पद्य के भाव का भाषण कर सके, ऐसा आपको सामान्य विवेचन उसका पद्य वाले पाठ का करना है। और जो गद्य वाले पाठ हैं उनका विचार विश्लेषण करना है। अब ये बातें तो आपकी पूरी व्याख्या में हो गई, लेकिन अब इसके बाद आप क्या करेंगे कि जब आप विचार विश्लेषण करेंगे तो उस विचार विश्लेषण में सामान्य अर्थ विवेचन में दोनों में ही अब आप इस प्रकार के वाक्यों का चयन करें कि जिससे बच्चों को उसका भाव भाषण हो सके और उनका भाव भाषण होने पर उनके जीवन में उसका सदुपयोग हो सके। इस प्रकार के वाक्य उसमें से छान करके आपको बच्चों को अच्छी तरह से कक्षा में तैयार कराना है। इस प्रकार से आज आपका ये व्याख्या नाम का प्रकरण पूरा हुआ। कल आपका व्याख्या के बाद प्रश्नोत्तर नाम का सोपान चलेगा, जिसमें आपको घर से पढ़ के आना, मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, आप लोग खुद पढ़ के आना कि उस प्रश्नोत्तर क्या होता है, प्रश्नोत्तर कितने प्रकार के होते हैं, कौन से प्रश्नोत्तर का कैसा स्वरूप है, ये आपको कल याद करके और पढ़ करके आना है। थोड़ा सा सूचना ये है, जैसे आज हम लोगों ने एक क्रम बना दिया है, अब आपको इन दोनों कक्षाओं में इसी क्रम के अनुसार बैठना है। 1 नंबर 2 नंबर 3, आप बिल्कुल जो पहले आएगा वो आगे बैठेगा, जो बाद में आएगा वो पीछे बैठेगा। आपकी अटेंडेंस भी अब बराबर हमारे जो टीचर हैं और जो हमारे मॉनिटर बनाए गए हैं कक्षा के, उनके माध्यम से हमारे पास हो जाएगी। इसलिए आप लोग जल्दी आने का प्रयास करें जिससे आपको आगे बैठने मिले। ठीक है, देखिए ऐसा है कि ये जो पूरा एंटायर पढ़ाने का सिस्टम है, इसमें व्याख्या इज द 50% पार्ट, ऑलमोस्ट 50%। मतलब यदि 50 नंबर का आपका प्रैक्टिकल का पेपर होगा तो उसमें 23 नंबर अकेले व्याख्या के हैं, 50 में से 23 नंबर। मूल्यांकन के 5 नंबर हैं और बाकी डिटेल बाद में बताएंगे, अब इतना समय नहीं है। इसलिए इस वाले सोपान को आपको बहुत अच्छी तरह समझना है। यदि नहीं समझ में आया हो तो पूछें, अपने अभ्यास कक्षा वाले टीचर से पूछें, हम लोगों से पूछें, लेकिन इसकी क्लैरिटी बहुत आवश्यक है। ये ही इसकी आत्मा है टीचिंग की।
तो इस व्याख्या को बहुत अच्छी तरह तैयार करें, खुद बहुत अच्छी तरह पढ़ें, समझने की कोशिश करें, इसकी बारीकियों को समझने की कोशिश करें। और ये पाठ्य योजना बनी हुई द्रव्य गुण पर्याय की, उसकी हेल्प लें यदि आपको समझना है तो, कि मूल्यांकन ऐसे उसमें कैसे किया गया है। द्रव्य गुण पर्याय वाली पाठ्य योजना पहले नंबर की, तो उससे भी आपको पता लगेगा। एक काम और आपको करना है कि कल से आपके यहाँ प्रैक्टिकल्स होंगे और आपकी कक्षा में भी प्रैक्टिकल होंगे। तो उसमें आप क्या करेंगे कि जो एक स्टूडेंट यहाँ पढ़ा रहा होगा, बाकी सबको उसकी गलतियाँ निकालनी होंगी। तो आप लोग अपना अपना फॉर्मेट डेवलप कर लीजिए ऐसा कि वो गलतियाँ आपको केवल चुटकी बजाते ही ख्याल आ जाएं। क्योंकि अभी आप सोचोगे कि बोर्ड कार्य किया कि नहीं किया, थोड़ी देर में भूल जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि 1 2 3 4 5 स्टूडेंट आके करके गए। तो पहले वाले ने किया था, इस वाले ने नहीं किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि स्टेप्स बाय स्टेप आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो आप अपना चार्ट बनाइए, ऐसा चार्ट जिसमें आप स्टूडेंट के नाम के सामने कुछ करें ऐसा, ताकि आपको पता लग जाए कि ये किया था कि नहीं किया था तो कैसे किया था। एक दिन आपको दिया जा रहा है इसके लिए चार्ट बनाने के लिए, आप नहीं बनाएंगे तो हम आपको बताएंगे फिर कैसा चार्ट बनता है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि अभी तो हम बता देंगे इस चीज़ के लिए, लेकिन ऐसी चीज़ें आपको पूरे जीवन में हमेशा काम आती हैं। तो उसमें सॉल्यूशन के लिए हमेशा हम आपके साथ रहने वाले नहीं है फील्ड में, वो फील्ड में आपको ही फेस करनी है ना आपकी प्रॉब्लम। तो कैसे वर्किंग की जाए ये भी हम आपको साथ के साथ सिखा रहे हैं। तो वो चार्टिंग आप करिए, कल लेकर के आइए इधर, जहाँ तक आपको सिखाया व्याख्या तक सिखाया है तो व्याख्या तक का चार्ट बना लीजिए, उसके आगे के बाद में देखी जाएगी। और फिर हमको दिखाइए, और यदि आप नहीं बना पाएंगे तो बाद में हम आपको बता ही देंगे कि ये चार्ट आप बनाएंगे तो कितने कन्वीनियंटली आप सारी गलती निकाल लेंगे और एक भी गलती छूटेगी नहीं। तो आपका ये जो यहाँ पे असेसमेंट हो रहा है, इंटरनल असेसमेंट, ये आपकी अभ्यास इच्छा में जो आप भाग ले रहे हो, गलतियाँ निकाल रहे हो, उन गलती निकालने के भी मार्क्स मिलते हैं आपको। यदि आप सही गलती निकाल पाते हैं, शार्पली गलतियाँ निकाल पाते हैं। एक आदमी है कि बहुत भोंतरा है, मोटी मोटी गलती बताया, आदर वाचन नहीं किया, नहीं आदर वाचन के 4 अंग हैं, उसमें से 3 किए, 1 नहीं किया तो नहीं बता सकेगा, तो वो आपकी गलती है। तो वो शार्पली कैसे हम किसी काम को एग्जीक्यूट करें, उसके लिए आवश्यक है। ये युवक लोगों के लिए तो बहुत आसान है, तो ये करिए। अभी बहुत विशेष है, बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करता हूँ मैं। अब वो चार्टिंग करिए, कल या परसों में हम आपको वो चार्ट प्रोवाइड कराएंगे अदरवाइज। लेकिन आपका खुद का बनाया हुआ होगा, उसमें आपके चेहरे पर नूर अलग होगा और हमारे द्वारा दिया हुआ होगा उसकी बात अलग होगी। उसको तो आपको कॉपी करना है फिर, पर आपने खुद ने बनाया है, उसके आप रचनाकार हो। तो बातों में फ़र्क है एकदम, है ना। तो आप ये सब कम करिए, सभी लोग जो सिस्टम बताया जा रहा है उस हिसाब से बैठिए, अपनी अपनी क्लास में समय पर पहुंचा करो। 2 बजे ठीक राइट क्लास शुरू हो जाएगी। आप अपने टीचर का इंतजार नहीं करेंगे कोई भी कि टीचर आए कि नहीं आए टीचर, तो आप में से ही एक स्टूडेंट खड़ा होकर टीचर बन जाएगा और उसको पढ़ाना शुरू कर देगा, दूसरा बन जाएगा, तीसरा बन जाएगा। आप खड़े होकर शुरू कर दीजिए, लेकिन 1 सेकंड भी क्लास में फालतू नहीं बैठना है, बाहर खड़े नहीं रहना है, इधर उधर किसी का इंतजार नहीं करना है। थोड़ी देर में टीचर आ जाएंगे, टीचर्स भी समय पर ही आएंगे वैसे तो, लेकिन नहीं आते हैं तो भी आपको इंतजार नहीं करना है, ठीक है। यदि किसी का रोल नंबर नहीं मिला हो तो कार्यालय में जाकर रोल नंबर ले लें। ये जो बताया है ना चार्ट बनाने का, ये मैं आपको थोड़ा स्पष्ट कर दूं। चार्ट मतलब आपको ब्लैंक फॉर्मेट बनाना है। देखिए यहाँ पर टीचर आएंगे पढ़ाने को और आपसे कहा जाएगा कि ये क्या गलती कर रहे हैं, वो आप नोट करिए। अब आप उन्होंने बोर्ड काम नहीं किया तो आप लिखोगे बोर्ड काम नहीं किया। इतना लिखने में आपको जो समय लगेगा ना, इतनी देर में वो 2 कदम आगे बढ़ जाएंगे। तो आपको ये ध्यान ही नहीं रहेगा कि उन्होंने उद्देश्य कथन किया कि नहीं, पूर्व पाठ मूल्यांकन किया कि नहीं। तो आप इतना लिखना ना पड़े, इशारे से आपको पता लग जाए कि इन्होंने क्या किया है, तो आप बना लीजिए। सारे के सारे स्टेप लिख दीजिए, उसके सामने एक ब्लैंक बॉक्स होगा। अगर वो किया है तो राइट
टिक कर दीजिए, नहीं किया है क्रॉस लगा दीजिए। तो फिर आपको पूरी इबारत लिखने की जरूरत नहीं है कि अनुकरण वाचन में निर्देश नहीं दिए। अनुकरण वाचन के निर्देश आपने एक कॉलम में लिखा, अगले ब्लैंक में अगर उसने निर्देश दिए तो राइट लगा दिया, नहीं दिए तो रॉन्ग लगा दिया, तो आपका इशारे में काम हो जाएगा। ये इससे तात्पर्य है। अब वो चार्ट आप अपने हिसाब से बना करके लाए। आप बना करके लाएंगे तो वो आधा अधूरा बनाते हैं या सारे पॉइंट्स कवर करते हैं, ये आपकी सिंसियरिटी पर, योग्यता पर निर्भर करता है। ठीक है ना।